तो लास्ट लेक्चर में 27 हमने पेंडिंग रखा था, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले फुल फ्लेज सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, तो अच्छे से ध्यान दो। You have point masses m1 and m2. m1 and m2 they are placed at opposite ends of a rigid rod of length L. तो एक रॉड है rigid and you have two masses m1 and m2. m2 प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो m2 is over here and about an axis perpendicular to it. ठीक है। The position of point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum is given by। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन समझना ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो एंड देन वी विल प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो हमको बोला है हमारे पास एक रॉड है और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रॉड का मास मेंशन नहीं है, मतलब रॉड इज मासलेस। तो रॉड का खुद का मास कंसिडर करना नहीं। तो यू हैव अ रॉड ऑफ लेंथ एल और इसके दोनों एंड्स पे हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2। तो वी हैव मासेस m1 एंड m2 हियर, सम मास m1 ओवर हियर और m2 दूसरे एंड पे है, तो सम मास m2। तो ये आ गया मास m1, ये आ गया मास m2। देन the position of point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum। मतलब ये जो सिस्टम है ये रोटेट नहीं हो रहा था, अभी रोटेट करना है। सपोज एक बॉडी है जो मूव नहीं हो रहा है, अब मूव करना है, तो क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई करोगे मतलब क्या होगा? वर्क डन। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है, तो वर्क हैज टू बी डन, चाहे वो मोशन लीनियर हो या फिर वो मोशन रोटेशनल हो। अब ये बॉडी है, ये रेस्ट पे है, बॉडी में सिस्टम है रॉड और विथ टू मासेस। रॉड का तो मास है नहीं, तो दो मासेस है m1 एंड m2। ये रेस्ट पे, इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा और इसको रोटेशन में सेट करना है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सिस्टम का रॉड, रॉड का लेंथ है l, उसके बाद मास है m1 और मास है m2। इसको हमको रोटेशन में सेट करना है विथ स्पीड ओमेगा 0। तो वर्क हैज टू बी डन। तो वर्क डन करोगे तो ये रोटेट होगा। अब वर्क डन कर क्या रहा है? मैंने पहले ही बताया था आपको, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद होना चाहिए। याद है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन ऑन द सिस्टम अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम अपीयर्स एज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इस केस में इनिशियल तो जीरो है क्योंकि बॉडी सिस्टम पहले रेस्ट पे था। तो वर्क डन इज इक्वल टू जस्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। और ओमेगा को क्या बोला है? ओमेगा 0। अब इसका मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट डू यू सी कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड ओमेगा 0। लेकिन ओमेगा 0 तो कांस्टेंट है, बोल दिया ना उन्होंने। कितने स्पीड से इसको रोटेट करना है हमको? ओमेगा 0, मतलब कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? सपोज मैं आपको बोलता हूँ भागो विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज योर स्पीड? मतलब कांस्टेंट ना, कांस्टेंट है ना। इसको बोला रोटेट हो जाओ, कितने स्पीड से? ओमेगा 0। तो ओमेगा 0 क्या है? कांस्टेंट। मतलब वर्क डन प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे इसको रोटेशन में सेट करना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दैट वर्क शुड बी मिनिमम। वर्क मिनिमम मतलब वर्क डिपेंड किस पे कर रहा है? आई पे। तो वर्क मिनिमम होने के लिए क्या मिनिमम होना चाहिए? आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू और डिस्टेंस इक्वल टू। तो ऑप्शन में दिया ही है आपको डिस्टेंस, और ये एक्स डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो? m1 से। तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना था? l। कितना था? l। और m1 से डिस्टेंस कितना है? x। तो ये कितना है? l माइनस एक्स। तो जिनको क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया, वन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूं।
हमारे पास सिस्टम है जिसमें रॉड है, रॉड का मास नहीं है, रॉड का लेंथ एल है और दो मासेस है, एक m1 और एक m2। हमको रॉड को रोटेशन में सेट करना है विथ वेलोसिटी ओमेगा 0। तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन डिपेंड करता है दो पैरामीटर पे, आई पे और ओमेगा 0 पे, लेकिन ओमेगा 0 कांस्टेंट है। मतलब वर्क डिपेंड करता है प्योरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली डिस्टेंस, मतलब बेसिकली अगर मैं एक्सिस एक्सिस में कहीं और से पास करता तो डिस्टेंस चेंज होता। तो इन्होंने बोला है ये एक्सिस कहाँ पे होना चाहिए सच दैट द वर्क डन इज मिनिमम। तो ये एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए सो दैट द वर्क डन इज मिनिमम। तो एक्सिस वहां से पास होना चाहिए जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, क्योंकि वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी क्वेश्चन समझ में आया? पक्का वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कम वर्क करना है। अगर यही एक्सिस कहीं और से पास कर देता मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रोटेट नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसका वेलोसिटी ओमेगा 0 नहीं हो सकता है, लेकिन वर्क विल बी डिफरेंट, मे बी मोर मे बी लेस। लेकिन हमको तो वैसे भी मिनिमम बोला है ना, तो हमको क्या फाइंड करना है, मिनिमम वर्क। एक्सिस शिफ्ट होने से एक चीज होगी कि वर्क डन विल बी मोर। यहां तक क्लियर? तो वर्क डन मिनिमम तो कौन मिनिमम? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक काम करो, अब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स तो लगने वाला है आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सम फंक्शन। वैसे बाय द वे फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लू कलर का लाइन है, ये जो फंक्शन है इसमें मैक्सिमा है और रेड में मिनिमा है। तो अगर आपको, आपने नोटिस किया होगा, तो मिनिमम वैल्यू पे अगर मैं स्लोप लेता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप एट दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा? 0। वाई 0? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज 0 स्लोप, dy बाई डी एक्स कितना है, कितना है? 0। अभी ये एट दिस लेवल ये आपको पता होना ही चाहिए, जब भी एक लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल हो तो dy बाई डी एक्स इज 0, और अगर y एक्सिस को पैरेलल हो तो इन्फिनिटी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपको पता तो है। फिर dy बाई डी एक्स इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y2 एंड y1 इज सेम। मैं अगर यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो इसका x1 तो यहाँ आ गया, x2 यहाँ आ गया, लेकिन y1 और y2 सेम है, तो स्लोप क्या है, 0 है। 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 अब याद रख लेना, अगर ऐसा भी होता तो भी स्लोप 0 आता। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पे स्लोप हमेशा क्या होता है, 0। वेरी गुड, वेरी गुड। हमको वर्क डन मिनिमम चाहिए, तो वर्क डन मिनिमम होने के लिए कौन मिनिमम चाहिए? तो मैं अगर y के जगह पे आई प्लॉट करता, आई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 की जगह पे क्या 0 आता, डी आई बाई डी एक्स। तो फॉर वर्क डन टू बी मिनिमम, moment of inertia should be minimum, and for moment of inertia should be minimum, you should have dy by dx equal to 0। अब पहले एक काम करो, moment of inertia फाइंड कर लो। moment of inertia will be moment of inertia of first mass plus second mass। रॉड का है नहीं, रॉड होता तो उसमें प्लस पाए रॉड भी कर लेते, वो होगा ml स्क्वायर बाय समथिंग 12, अगर सेंटर में से पास होता तो। सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो वी डोंट नो, वी डोंट नो। सेंटर से पास तो हो नहीं रहा, वो बाद में सॉल्व करने के बाद समझेगा ना, एक्स की वैल्यू आएगी तब समझेगा वो। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो m1, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम एक्सियल रोटेशन, x, तो m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x स्क्वायर, ये आ गया i। तो हमारा कंडीशन था डी आई बाई डी एक्स शुड बी 0, मतलब डेरिवेटिव ऑफ i ये आ जाएगा m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। m1 और m2 तो वैसे कांस्टेंट्स है, तो जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो m1 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरे टर्म का लोगे तो m2 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ l माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x। What is derivative of f of x raised to n?
हमने इतना प्रैक्टिस किया है ये कि मैंने आपको बताया था काम में आएगा। n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास जो l माइनस एक्स रेज टू टू है उसमें एफ ऑफ एक्स कौन है, l माइनस एक्स, और n कौन है, टू, टू है ना। तो पुट एफ ऑफ एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव मतलब l माइनस एक्स रेज टू टू का डेरिवेटिव n मतलब टू, एफ ऑफ एक्स मतलब l माइनस एक्स रेज टू टू माइनस वन, टू माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ l माइनस एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ l माइनस एक्स। तो ये इस रूल से हमने अप्लाई कर दिया इक्वल टू जीरो। तो ये रूल हमने यूज कर लिया है, तो अभी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रहने देता हूँ। दिस इज टू एम वन एक्स प्लस एम टू एम टू, टू माइनस वन इज ऑफकोर्स वन, तो टू इंटू एल माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एल इज जीरो क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस हो गया, और इसको वहां शिफ्ट कर दिया तो प्लस हो गया। मतलब बेसिकली ये माइनस इधर, तो टू एम वन एक्स माइनस एम टू इंटू टू एल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और उसको शिफ्ट कर दिया तो ऐसा आ जाएगा, आ गया टू टू कैंसिल। तो इट इज एम वन एक्स फ्रॉम हियर इज एम टू एल माइनस एम टू एक्स, एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स इक्वल टू एम टू एल। हमको फाइंड करना था एक्स, तो एक्स कॉमन क्या आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एम टू एल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऑप्शन नंबर डी। अब सही है, वेट वेट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एंड अराउंड 17 स्टेप्स। यू हैव अराउंड 1 मिनट टू सॉल्व वन क्वेश्चन, और 17 स्टेप्स है इसमें, मिनिमम 15। अब अच्छे से सुन लो और उसको याद रखो। ये x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू पूछा था, लेकिन ये x डिस्टेंस m1 से है कि m2 से है, m1 से है, बराबर, राइट। तो ये x डिस्टेंस जहां से है उसको भूल जाओ, उसके सामने क्या है वो देखो, कौन है, m2, सामने कौन है, m2, m2 को l से मल्टीप्लाई करके टोटल मास हो गया आंसर, m2l अपॉन m1 प्लस m2, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, जीरो स्टेप्स। जहां से डिस्टेंस पूछा होगा उसको छोड़ दो, सामने कौन है वो देखो, कौन है, m2, l अपॉन m1 प्लस m2। अगर यही डिस्टेंस m2 से पूछा होता तो ऑप्शन नंबर ए आता, ऑफ कोर्स विद करेक्शन, यहाँ पे m1 प्लस m2, तो m1l अपॉन m1 प्लस m2। गुड, लिखने के लिए ठीक है ये हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो नो सच ट्रिक्स। तो जहां से पूछा उसको छोड़ देना, सामने क्या है वो देखना, और आगे काम में आएगा आपको, ये अगले क्वेश्चंस में आएगा। डन, ओके। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर टेस्ट, मे भी शायद आपको फिजिक्स में नहीं लगे लेकिन मैथ्स में लगेगा, तो आई जस्ट टेल यू कि उसका मतलब क्या होता है। देखो अभी हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो स्लोप क्या आ रहा है, जीरो, सही है। अभी अभी हमने देखा ना, नाउ इफ वी हैव फंक्शन समथिंग लाइक दिस, दो फंक्शन हम लेते हैं, एक फंक्शन ऐसा है इसमें मिनिमा है, और एक फंक्शन ऐसा है इसमें मैक्सिमा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही फंक्शन में, चाहे वो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों ही फंक्शन में पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो। तो हमको समझेगा कैसे, क्योंकि हर बार तुमको ऐसा ग्राफ तो दिया नहीं होगा ना, तो समझेगा कैसे कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे जीरो और dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी जीरो, तो हमको समझेगा कैसे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दोनों पे पहला डेरिवेटिव आ रहा है जीरो, तो यूर एब्सोल्युटली ब्लैंक, ब्लाइंड, यू डोंट नो कि क्या है ये, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो और एक डेरिवेटिव लेते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ऐसा है ना, यू शुड नो अप द हिल मतलब पॉजिटिव स्लोप और डाउन द हिल मतलब नेगेटिव स्लोप।
अब क्योंकि क्या है, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे या पॉइंट ऑफ मिनिमा पे हमको समझ नहीं सकता, तो हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा, मतलब टैंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे करूंगा, सही है। तो जहां पे मैक्सिमा है उसके जस्ट बाद डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी आ रहा है डाउन द हिल और यहाँ पे स्लोप आ रहा है अप द हिल। इसका मतलब ये कि जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते हो d2y/dx², अगर ये लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ गया, तो पॉइंट इज मैक्सिमा। और अगर ये डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉइंट इज मिनिमा। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आना मतलब पॉइंट इज मैक्सिमा, और पॉजिटिव आना मतलब पॉइंट इज मिनिमा। तो सेकेंड ऑर्डर टेस्ट बोलते हैं इसको, सीखोगे मैथ्स में आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29। A rod PQ, so you have a rod PQ of mass M and length L is hinged at point P. Hinged मतलब यहाँ पे उसको पिवोट करना, मतलब इसको यहाँ पे फिक्स करना। इसका मतलब अगर मैंने इसको छोड़ दिया रॉड को, तो ये रोटेट होगा अबाउट पॉइंट P. The rod is kept in horizontal position by a massless string tied to point Q. यहाँ से एक massless string को tie कर लिया so that the rod is horizontal as shown in figure. When the string is cut, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करूंगा, the initial angular acceleration of the rod is, तो जैसे ही तुम स्ट्रिंग को कट करोगे तो रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये क्वेश्चन इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ, अगर याद होगा आपके पास एक सिलेंडर था हॉलो या सॉलिड, उस पर आपने एक स्ट्रिंग को वाइंड किया था, फिर आपने उस स्ट्रिंग को खींच लिया विद सम फोर्स। एक केस में 25 न्यूटन था, दूसरे केस में 30 न्यूटन था। हमने 2-3 एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो हमने बोला कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, बट टॉर्क इक्वल टू आर एफ, तो आर एफ इक्वल टू आई अल्फा। सेम है, सेम है, वही है। तो अब ऐसा है, हमारे पास एक रॉड है विच इज नॉट मासलेस इन दिस केस, इसको हमने पिवोट कर लिया, मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया पी पॉइंट पे। दिस इज पी पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी। फिर हमने क्यू पॉइंट पे इसको एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, और बाद में स्ट्रिंग को कर देंगे हम लोग कट। तो जैसे ही तुम स्ट्रिंग को कट करोगे, ये जो रॉड है ना, दिस रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी। पॉइंट पी ये रॉड का वन एंड है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड? ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ml²/3 यूज होगा। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट अब पता होना चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो ऑलरेडी पता ही है तुमको, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क इक्वल टू आर एफ। देयरफॉर आई अल्फा इक्वल टू आर एफ, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू आर एफ बाय आई। तो आई तुमको पता लग गया, दैट इज ml²/3 बिकॉज द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड। आर और एफ, तो मैंने तुमको बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? आर इंटू एफ। वेल आर इज मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स। चलो एक बात बताओ, मैंने अगर इसको कट किया तो रॉड रोटेट हुआ क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जैसे तुमने कट किया तो इस पे ग्रेविटी एक्ट हो ही रहा था, तुमने कट किया तो इट स्टार्ट रोटेटिंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, इसका खुद का वेट। तो यहाँ पे फोर्स मतलब कौन है? वेट। वेट मतलब mg। और एक्सटेंडेड बॉडी में वेट कौन से पॉइंट पे एक्ट होता है? सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पे, मतलब द वेट इज एक्टिंग एट द सेंटर, मतलब mg। अगर इसका वेट नहीं होता तो ये रोटेट नहीं होता, सिंपल। क्योंकि अगर वेट नहीं होता तो फोर्स एक्ट ही नहीं होता, तो फोर्स है mg। और मैंने बताया था ये r इंटू एफ में r होता है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? पी पॉइंट से। तो ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल लेंथ रॉड का अगर l है तो फिर ये डिस्टेंस कितना है? l/2। तो r इक्वल टू l/2। गुड। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया थोड़ा सा ध्यान दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रॉड था, मास m था, कैपिटल M बोला है तो कैपिटल M बोला है, ठीक है, कैपिटल M, मास इज कैपिटल M। और रॉड का मास कभी भी उसके सेंटर पे एक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो वेट इज mg एक्टिंग एट द सेंटर।
जैसे ही तुमने स्ट्रिंग को कट किया, अगर इसको मैंने पी पॉइंट पे फिक्स करके नहीं रखा होता तो उस केस में जैसे ही तुमने कट किया ये नीचे गिर जाता, लेकिन तुमने उसको फिक्स करके रखा है पी पॉइंट पे और तुमने स्ट्रिंग काट दी, तो क्या होगा? देखो क्या हो रहा है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, और इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वन एंड। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड? ml²/3। और रोटेट हुआ क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट हुआ। लेकिन mg कहाँ एक्ट होता है? सेंटर पे। तो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस के तो क्या बोलते हो? r। लेकिन r क्या है? l/2। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अभी आपको सब पता लग गया कि r है l/2, f है mg, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3। So therefore alpha equal to r is l/2, f is mg upon I is ml²/3। गुड। देन जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। क्या क्या कैंसिल हो गया? m और l गया, m गया, l गया, m गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, तो 3g/12। तो 3g/12 ऑप्शन नंबर सी। डन। तो आइडिया इज दिस। अभी इसके लिए ट्रिक यूज हो सकता है, ये हो सकता है। आपको पता है आई नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और ml²/3 है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब 3 जाएगा ऊपर। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां पे न्यूमरेटर में 3 है, राइट? दैट इज करेक्ट। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक केस है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट वन एंड हो। तो अगर यहाँ पे समझो कहीं और पे होता तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज वाई दिस इज फुल फ्लैश सॉल्यूशन। अदरवाइज शॉर्टकट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये सेम क्वेश्चन 3 अलग अलग टाइप से पूछा जाता है और तीनों बार आया है, तीनों टाइप्स। तो पहले देख लो क्वेश्चन क्या है। टू डिस्क्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस। अबाउट देयर एक्सिस मतलब अबाउट देयर ओन एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब वही अबाउट देयर ओन एक्सिस। डिस्क D1 हैज 2 किलोग्राम मास and 0.2 meter radius and initial angular velocity of 50 radian per second. Disk D2 has 4 kilogram mass, radius is 0.1 and initial angular velocity of 200 radian per second. The two disks are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The final angular velocity of the system is। तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। हमारे पास दो डिस्क थे, डिस्क D1 एंड डिस्क D2। डिस्क D1 का मास था 2 किलोग्राम, डिस्क D1 का मास है 2 किलोग्राम और रेडियस है 0.2 मीटर। तो ये डिस्क D1 जिसका मास दिया हुआ है 2 kg और रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर, and it is rotating about its own axis, मतलब passing through center of mass and perpendicular to plane। और इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है आपको कितना? 50 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव इज, इसके मास का इंफॉर्मेशन है, मतलब m1 यू नो व्हाट इज r1, यू नो व्हाट इज ω1। इफ यू नो m एंड r तो यू नो I, mr²/2, m1 r1²/2, मतलब तुमको I मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और ओमेगा पता है तो तुमको L मिल जाएगा, L इक्वल टू I ओमेगा। तो ये पहला डिस्क हो गया। सिमिलरली आपके पास और एक डिस्क है जिसका मास 4 किलोग्राम है लेकिन रेडियस इसका हाफ है, मतलब 0.1। तो अभी इसका मास था 2, रेडियस था 0.2, इसका मास डबल है और रेडियस आधा है, मतलब ये डिस्क थिक डिस्क है, थोड़ा थिकनेस ज्यादा है इसका, और वो थिन डिस्क है। दैट इज ओनली थिंग। वैसे जरूरत नहीं है आपको थिक डिस्क थिन डिस्क की, लेकिन जस्ट टू नो ये डिस्क थोड़ा सा थिक डिस्क है। अब इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस बट इट इज रोटेटिंग सेपरेटली, उसका रोटेशन अलग, इसका अलग। तो पहले दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहे थे,
इसका मास आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, इसका एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, आपको आई मिल जाएगा, वहां से आपको L2 मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों डिस्क को कांटेक्ट में लाते हैं फेस टू फेस, इमेजिन हम इन दोनों डिस्क को फेस टू फेस कांटेक्ट में लाए, सच दैट इनको ज्वाइन कर दिया, मतलब बेसिकली सच दैट इनके एक्सिस भी कोइंसिडेंट है। अभी भी एक्सिस दोनों के कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। यहां तक क्लियर? तो इन दिस केस इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2, क्योंकि दो डिस्क को तुमने ज्वाइन कर दिया विदाउट चेंजिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते तो फिर ये नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रखा है, तो I फाइनल इज I1 प्लस I2। इसका ओमेगा फाइनल फाइंड करने के लिए बोला है, वही बोला है आपको, ओमेगा फाइनल फाइंड करने के लिए बोला है आपको, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम। इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा L फाइनल। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर? दो डिस्क थे, सेपरेटली रोटेट हो रहे थे, दोनों को सिर्फ हमने कर दिया कंबाइन। एक्सिस रोटेशन अभी भी सेम है और कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों का एक्सिस रोटेशन सेम है। पूछा है व्हाट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इसके सेम क्वेश्चन के दो अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, एक में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं और एक में आपको वैल्यू पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वैल्यू। अगर पूछा होता व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो वो एक क्वेश्चन बनेगा और वैल्यू एक और क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखो, ऐसे सारे क्वेश्चंस में दो डिस्क को कंबाइन कर दिया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जैसे रोटेटिंग बॉडी का रेडियस छोटा कर दिया, मास सेम रखा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे भी वही लगता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। लेकिन इनिशियल दो बॉडीज थे, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू L फाइनल। लेकिन L1 है I1 ओमेगा 1, L2 है I2 ओमेगा 2, बिकॉज L इक्वल टू I ओमेगा। L फाइनल है I फाइनल ओमेगा फाइनल। तो व्हाट इज ओमेगा फाइनल? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I फाइनल। लेकिन व्हाट इज I फाइनल? I1 प्लस I2, अभी तो बताया मैंने, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो ये आंसर आएगा अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला पूछा है तो। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तीन डिस्क को कंबाइन कर दिया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 प्लस I3 ओमेगा 3 अपॉन I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रख लेना। अब कुछ नहीं, अभी क्या, अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं। I1 इज M1 R1 बाई R1 स्क्वायर बाई 2। M1 था 2, R1 था 0.2 अपॉन 2, 2 कैंसल, 0.2 का स्क्वायर 0.04। गुड। I2 M2 R2 स्क्वायर बाय 2, M2 है 4 और ये है 0.1 अपॉन 2, 1 जा एंड 2 जा 0.02, क्योंकि ये 0.01 इंटू 2, तो 0.02। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 0.02। ऐसा यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट है। हो गया। तो अभी ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। I1 कितना आया? 0.04। ओमेगा 1 कितना था? 50। I2 कितना आया? 0.02 और ये कितना था? 200 अपॉन 0.04 प्लस 0.02। 54 था 200, 54 था 200 और ये 0.04 है 2 4 बराबर 0.06। तो 6 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻², कैंसल एंड कैंसल, 6 गया और 10⁻⁻² ऊपर गया, तो कितना हो गया? 100। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 100 रेडियन पर, तो 100 रेडियन पर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अगला क्वेश्चन ओके अभी ये क्वेश्चन नंबर 31 to 47 विल बी असाइनमेंट, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे उसी पे बेस्ड है, तो ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो दिस विल बी फॉर असाइनमेंट फॉर यू फ्रॉम 31 to 47। फिर अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे 48 पे। 48 द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of disk about its diameter। बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। रेशियो पूछा किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन का, किसका, डिस्क का। पहले केस में डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। दूसरे केस में डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट diameter। The ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to the plane, मतलब about its own axis। सही है। What is the moment of inertia? m r square by 2। What is radius of gyration? r by root 2। Very good। दूसरे केस में the disk is rotating about its diameter। What is moment of inertia? m r square by 4। Radius of gyration r by 2। तो चलो जिनको नहीं पता उनके लिए पहला केस, केस 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 और केस 1 में द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो mr स्क्वायर बाई 2। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए m भूल जाओ, अच्छा ये r स्क्वायर है, m भूल जाओ और जो कुछ बचा r स्क्वायर बाई 2 इसका रूट लोगे, तो k1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r बाई 2। सही है, सही है ना। आया आर स्क्वायर का रूट होता है आर, तो ऐसा आएगा। केस 2, केस 2 द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर। मैंने बोला है कि अबाउट डायमीटर हमेशा IC बाय 2 और IC होता है mr स्क्वायर बाय 2 और बाय 2 मतलब mr स्क्वायर बाय 4। तो I2 कितना आ गया, mr स्क्वायर बाय 4। और मैंने बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए m छोड़ दो, r स्क्वायर बाय 4 का रूट लो तो r बाय 2। तो k1 अपॉन k2 क्या आएगा, r बाय रूट 2 अपॉन r बाय 2 मतलब 2 बाय रूट 2 मतलब रूट 2 इज टू 1। तो यू विल हैव रूट 2 इज टू 1। डन, ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन from a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले पार्ट में क्या बोला देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास है m। पूरा क्वेश्चन मैं बाद में रीड करूंगा। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास है m। रेडियस है इसका r, इसका रेडियस है r, रेडियस इज r। इसमें से एक आर्क आपने कट कर लिया और वो आर्क इट करस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री सेक्टर। व्हाट इज टोटल एंगल ऑफ सर्कल, 360। उसमें से आपने एक आर्क कट कर लिया, राइट। तो जस्ट आस्किंग, जस्ट टू नो, अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना है, 3m/4। 1/4 गया ना, 1/4 गया। अगर सपोज मैं आधा निकाल लेता तो m/2, अगर मैं इतना निकाल लेता तो m/4, तो वेरी गुड। तो m डैश विल बी 3m/4। रेडियस तो उतना ही है जितना था। अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग about an axis passing through the center of the ring and
perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. K times mr square. Then the value of k is, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन, आपको ऐसा बोला है हमारे पास एक रिंग था, रिंग का एक सेक्टर निकाल लिया तो ये बचा, फिर आपको बोला है कि जो ये बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। सही है, तो k की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? एक पूरा रिंग था, रेडियस r था, 1/4 पार्ट निकाल दिया, तो जितना पार्ट बचा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। तो k की वैल्यू बताओ। तो बताओ, अभी अगर अगर ऐसा बोल रहे हो, अगर कुछ है ही नहीं करने के लिए, मैं बताता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ, मैं छोड़ दो, डायरेक्टली बताता हूँ मैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस mr स्क्वायर? सही है। व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस m dash r square? What is m dash? 3m/4. But according to the question, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, k mr स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। अभी हाफ निकाला होता तो क्या आता, 1/2 तो नहीं है फॉर्चुनेटली। अगर 3/4 मास निकाल लिया होता, 1/4 रखा होता, ऑप्शन नंबर ए आता उस केस में। डन। तो क्वेश्चन नंबर 49। तो ओवरऑल व्हाट डू वी सी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा करते हैं कि यू बिकम कंफ्यूज कि करना क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क एंड डन। करेक्ट। अगर रिंग की जगह डिस्क होता तो डिवाइड 3/8, क्यों, mr स्क्वायर बाय 2 आता है यहाँ पे, तो ये mr स्क्वायर बाय 2 होता तो वहां पे भी 3/4 इंटू 2 मतलब 3/8, तो 3/8। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. Symmetry axis मतलब axis passing through center. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Radius बढ़ा दिया, mass same है. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? 4 बार मैंने बोला और आज भी एक बार बोला, क्या कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशनल बॉडी का आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हो, कीपिंग मास सेम, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। नन, सॉल्व करने से कुछ है नहीं इसमें, इजी। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, जहां थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस, रेगुलर एक्सिस मतलब ओन एक्सिस, passing through center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocities ω1 and ω2। हमारे पास दो डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, they are rotating about their own axis with velocity ω1 and ω2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation। the expression for loss of energy during this process is good। तो जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके जैसा ही है, वो नहीं है, उसके जैसा क्वेश्चन है, इट्स सिमिलर बट नॉट द सेम। तो हमारे पास व्हाट वी हैव इज, हमारे पास दो डिस्क है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है मतलब दोनों डिस्क का साइज और शेप सब कुछ सेम, रेडियस सेम, ऐसा आएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो हमारे पास दो डिस्क है, तो यू हैव टू डिस्क, टू डिफरेंट डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों का आई वैल्यू सेम है, I1 equal to I and I2 is also equal to I।
ओनली थिंग इज दैट इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा 1 एंड इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा 2, एंगुलर स्पीड अलग अलग है, राइट। जैसे यहाँ के दो फैन एग्जैक्टली सेम है दोनों फैन, वन इज रोटेटिंग मे बी एट हायर स्पीड, अदर इज रोटेटिंग एट लोअर स्पीड, राइट। बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे भी दो डिस्क है, सब कुछ सेम है, ओनली ओनली चेंज इज स्पीड, एंगुलर स्पीड, एक का ओमेगा 1 एक का ओमेगा 2। आगे बोला है कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं फेस टू फेस, तो इफ आई ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट, ऐसा समथिंग लाइक दिस, तो दोनों डिस्क को हमने इन कॉन्टैक्ट लाया, नाउ द सिस्टम इज रोटेटिंग, आई फाइनल, व्हाट विल बी आई फाइनल, दैट इज आई प्लस आई टू आई, करेक्ट। So what will be the loss in kinetic energy? The expression for loss of energy during this process is loss of kinetic energy. So what is loss of kinetic energy? Final minus initial या फिर initial minus final. ये डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू ज्यादा है कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर। अगर इनिशियल ज्यादा है, अभी इनिशियली ज्यादा होगा, लॉस पूछा है, मेरे पास 100 रुपीज थे, 80 रुपीज बचे, कितना लॉस है मेरा, 20। हाँ तो लॉस बोला है तो इनिशियल ज्यादा होगा ना, तो वो तो समझने वाली बात है, लॉस बोला है तो इनिशियल ज्यादा है, तो जब इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहे थे तो ज्यादा था, अभी कम हो गया ज्वाइन करने के बाद, तो इनिशियल माइनस फाइनल। हमेशा ऐसा ट्रेडिशनल मत सोचा करो, लॉस चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा नहीं होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, अगर इनिशियल ज्यादा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे बताओ। इनिशियल इनिशियली दोनों डिस्क इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहे थे, ऐसे था ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई वन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा 2 स्क्वायर, लेकिन आई वन और आई टू सेम है, तो आई वन इज आई टू इज आई, और दोनों आई आ गए कॉमन, तो आई बाई टू कॉमन, यहाँ तक क्लियर। आई वन इज आई टू इज आई बाई टू कॉमन, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक क्लियर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर, अभी आई फाइनल तो तुमको पता है 2i, ओमेगा फाइनल बताओ, अभी आज सॉल्व किया क्वेश्चन हमने, आई वन ओमेगा 1 प्लस आई टू ओमेगा 2 अपॉन आई वन प्लस आई टू, आई वन इज आई, ओमेगा 1 प्लस आई टू इज ऑल्सो आई, ओमेगा 2 अपॉन आई वन प्लस आई वन, मतलब आई वन प्लस आई टू इज 2i, क्योंकि दोनों आई सेम थे, गुड। तो व्हाट इज ओमेगा फाइनल, हाँ आई आई कॉमन और कैंसल, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस, when moment of inertia are same and if you are joining these two bodies, तो फाइनल वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये एवरेज है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, तो ये भी टाइम बच सकता था अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता तो जब दो बॉडीज तुम ज्वाइन कर रहे हो और अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ द टू, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, गुड। तो नेक्स्ट टाइम से ये यहाँ पे ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यू नाउ नो दिस इज हाफ आई फाइनल मतलब 2i, और ओमेगा फाइनल मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का स्क्वायर, 2 कैंसल, तो आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 वोल स्क्वायर। आपको चाहिए था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुमने अभी फाइंड किया, कितना है, आई बाई टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस फाइनल फाइनल आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आई बाई 2 है, वहां पे भी आई बाई 2 है, निकाल लो कॉमन,
यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर था 4, हमने कितना कॉमन निकाला 2, तो क्या बचेगा 2। देखो ये आई है, ये 2 स्क्वायर है, तो I/4, I/4, उसमें से क्या कॉमन निकाल लिया I/2, तो क्या बच गया 1/2, और साथ में कौन बचा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर, पक्का। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। हाँ बोलो, डिवाइड बाय 2 2 ओमेगा 1 स्क्वायर में से एक ओमेगा 1 स्क्वायर गया, ओमेगा 1 स्क्वायर। 2 ओमेगा 2 स्क्वायर में से एक गया, ओमेगा 2 स्क्वायर, और माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाय व्हाट इज दिस, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास I/2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का ब्रैकेट स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 है ना, तो 2 × 2 4, तो I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। देखो ऐसा है तो ठीक, नहीं तो चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन फाइनली, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वापस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, मैंने आपको बताया भी था कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक डिस्क है उसमें से एक छोटा डिस्क निकाल लिया, ऐसा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये। तो फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो ध्यान दो। हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है, मास इज m, ओके। तो हमारे पास एक डिस्क था जिसका मास था m, उसका रेडियस था कितना r, कितना रेडियस था उसका r। ऐसा एक डिस्क था, मास है m, रेडियस है कैपिटल R। इसमें से हमने एक होल कट कर लिया, तो इसमें से हमने एक होल कट कर लिया। होल कट करने से पहले ऐसा था, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस अर्लियर, ऐसा था। अब इसको कट कर लिया, डन, गुड। तो 2 पार्ट्स बन गए, ये है पार्ट नंबर 1, ये है पार्ट नंबर 2। और ये जो आपने होल कट कर किया है वो कैसा है, वो ऐसा है कि इसका डायामीटर r है, इसका डायामीटर कितना है r, सही है। ये रेडियस r था, ये डायामीटर r है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2, वेरी गुड, r/2। क्लियर, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, तो इसका मास है m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर r, whose rim, इस सर्कुलर होल का रिम मतलब क्या, बाउंड्री। ये बाउंड्री कहां से पास हो रही पता है, सेंटर से, पासेस टू द सेंटर। तो यहाँ सेंटर है, तो रिम इज बेसिकली इन कांटेक्ट विद सेंटर, ऐसा बोलने की कोशिश है ये। देखो, whose rim, इस होल का रिम passes through the center, okay. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center?
मतलब ये जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस रोटेशन इज कमिंग आउटसाइड। जिनको इमेजिनेशन करना डिफिकल्ट जाता है तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन दिस इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन चेंज करके भी इमेजिन कर सकते हो इसको। तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन दिस इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऐसा है, ये था हमारे पास डिस्क जिसका रेडियस था आर, मास था एम। इसमें से हमने एक होल कट कर लिया, गुड, ऐसा एक होल कट कर लिया। आगे आप ध्यान में, तो कैसे रोटेट हो रहा है ये, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर, नॉट हियर, नॉट हियर। कहाँ पे आएगा ये, यहाँ। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? और ये इधर था, तो इट वाज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर द प्लेन। तो जो डिस्क तुमने काटा, इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऊपर का डायग्राम और ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है फेस ऑन, तुम डिस्क को डायरेक्ट सामने से देख रहे हो। ये है एज ऑन, तुम डिस्क को साइड से देख रहे हो। तो इस केस में मैंने एक्सिस ऐसा ड्रॉ किया है, इस केस में एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि एक्सिस इज कमिंग आउट। तो सिर्फ मैं बता सकता हूँ डॉट कन्वेंशन से कि एक्सिस इज कमिंग आउट, एक्सिस इज कमिंग आउट। ज्यादा क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, 100%। समझ में आया कि क्या बोला क्या, ही समझ में आया, पक्का समझ में आया? तो बताओ क्या बोला है, समझ में आया ना? तो बताओ मुझे क्या पूछा है आपसे। रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, पार्ट वन की पार्ट टू? पार्ट वन रिमेनिंग, जो काटा वो नहीं, जो बच गया वो। तो जो बच गया मतलब ये पार्ट वन। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट वन? तो क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, डिस्क है, रेडियस आर है, उसमें से छोटा होल निकाल लिया जिसका डायमीटर आर है, तो जो बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, मतलब पार्ट वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। यहाँ तक क्लियर? अब मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से सुन लेना। अगर इसका रेडियस आर था और जो तुमने कट किया उसका डायामीटर आर है, कितना है, डायामीटर आर है, तो इसका मास अगर एम है तो इसका मास एम बाई फोर आता है। कितना आता है, एम बाई फोर, एम बाई फोर, एम बाई फोर। जो आपने कट किया है, इसका रेडियस आर था तो इसका डायमीटर आर है, तो मास इज एम बाई फोर। अब कैसे है बता देता हूं मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, टाइम वेस्ट होगा। ये जो पूरा डिस्क है, यू नो व्हाट इज सिग्मा, सुना है इसका नाम कभी? सरफेस डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया, तो मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो डेफिनेटली आपको दिख तो रही है, मास इज सिग्मा इंटू एरिया, है ना, मास इज सिग्मा इंटू एरिया। अब ये जो पार्ट है इसके मास को मैं फिलहाल बोलता हूँ एम डैश। क्या बोलता हूँ, एम डैश। तो एम डैश और ए डैश, सिग्मा चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा, और इसी में से काट के उसको बनाया है ना। पिज्जा को काटा तो पिज्जा का एक पीस और बाकी पिज्जा डेंसिटी अलग होता है क्या उसका, नहीं होता ना। नॉर्मली ब्रेड तो ब्रेड है, तो ये ऐसा समझिए पिज्जा था, पिज्जा का एक पार्ट निकाल दिया तो डेंसिटी इज सेम, तो सिग्मा इज सेम। व्हाट इज एम डैश, सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज ए डैश, पाई आर डैश स्क्वायर। व्हाट इज आर डैश, व्हाट इज आर डैश, आर बाई टू। तो पहले तो पाई पाई को बाय बाय कर दो, तो ये आ जाएगा एम डैश इक्वल टू एम बाई आर स्क्वायर, और आर डैश खुद क्या है, आर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई कैंसल एंड कैंसल, क्या बचा, एम बाई फोर। इसके लिए मैंने बोला उसको एज अ ट्रिक याद रखो। डिस्क का रेडियस आर, आपने काट लिया एक छोटा डिस्क उसमें से जिसका डायमीटर आर, तो मास इज एम बाई फोर। तो ये सब सॉल्व करने से बच जाओगे, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर। इसके बाद सब सिंपल है, अगर इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रिमेनिंग पार्ट को मैंने नंबर वन बोला है, तो इसका आई वन है और इसका आई टू है, तो दिख ही रहा है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो फ्रॉम डायग्राम यू कैन से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और आपको फाइंड करना है आई वन, तो आई वन इज आई माइनस आई टू।
जो ये पूरा डिस्क था पूरा, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये आ जाएगा mr² by 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन I2 इट इज रोटेटिंग अबाउट tangent परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये I2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? IC प्लस MH²। I2 फाइंड करना है ना, तो ये पता होना चाहिए। व्हाट इज H? R नहीं है, R डैश है। वेरी गुड, इट इज नॉट R। तो ये ना R और R डैश में कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज R डैश, इसका मास M डैश, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे। व्हाट इज IC? mr²/2, M डैश R डैश² by 2। व्हाट इज H? व्हाट इज H? R डैश स्क्वायर, तो कितना आ गया? 3/2 M डैश R डैश स्क्वायर। व्हाट इज M डैश? M/4। व्हाट इज R डैश? और इसका स्क्वायर, तो 3M, राइट, R स्क्वायर। 2 into 4, 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 4 द 32, 8 और ये 2 का स्क्वायर 4, 8 4 द 32। तो ये आ गया आपके पास I2। अब क्या फाइंड करना है? I1। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कर दो सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 and 3, क्या था इक्वेशन नंबर 1? I1 इक्वल टू I, व्हाट इज I? mr²/2, mr²/2 माइनस 3mr²/32, सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8, सॉरी 16, तो 16mr²/32 माइनस कितना? 3mr²/32, तो कितना? 13mr²/32, 13mr²/32, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया क्वेश्चन? पक्का पक्का, गुड। वन लास्ट क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल्स, स्पेरिकल शेल मतलब होलोस्फीयर, स्पेरिकल शेल मतलब होलोस्फीयर, each of mass m and radius r are placed as shown in figure। और फिगर नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे। कंसिडर एज एक्सिस एंड एक्सिस x डबल डैश x डैश, करेक्शन है क्वेश्चन में, which is touching to 2 shells and passing through diameter of the third shell। Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical shells about x dash axis is। तो डायग्राम भले ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हमारे पास 3 स्पेरिकल शेल्स है ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम मास। उन्होंने बोला है कि देयर इज एन एक्सिस व्हिच टचेस 2 शेल्स, 2 को सिर्फ टच करता है और तीसरे के सेंटर मतलब डायमीटर से पास होता है। तो एक्सिस है वो कैसा है? एक्सिस कैसा है? 2 को टच करके जाता है मतलब टैंजेंट, टचिंग 2 मतलब टैंजेंट, एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड मतलब ऐसा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायग्राम दिया होता तो ये डायग्राम दिया होता। अब पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश। एक काम करो, इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो, इसको नंबर 3 बोल दो। सबसे पहले ये बताओ व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 प्लस I2 प्लस I3। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, I1 0, वो पॉइंट मास के लिए होता है, ये स्पेरिकल शेल है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल शेल अबाउट डायामीटर? ये I1 0 तब होगा जब पॉइंट मास हो। पॉइंट मास, शेल पॉइंट मास है क्या? नहीं। तो व्हाट इज I1? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर ऑफ स्पीयर, हॉलो स्पीयर? 2/3 mr²।
2/3 mr², मास बोला है स्मॉल m और r स्मॉल r। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट टैंजेंट। चलो थोड़ा सा ध्यान दो, मैं वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पे। ये बात ऐसी है, आपको ये पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 2/3 mr²। अगर सॉलिड होता तो 2/5 mr²। दूसरा, स्पीयर 1 को छोड़ के जो दो बाकी स्पीयर है 2 और 3, दे आर रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट। चलो नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है, पता कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ, टैंजेंट, अबाउट टैंजेंट, ये पता है तुमको, ये कितना है। अभी तो बोला 2/3 mr², तो ये तो तुमको पता है, ये पता है, ये क्या है, h=r। तो फिर ये पता लग जाएगा। यस, कैसे पता लगेगा, IC प्लस mh²। IC कितना है, 2/3 mr²। वेरी गुड, 2/3 mr² प्लस m और h कितना है, हाँ, तो mr²। तो कितना है ये, हाँ, 5/3। वेरी गुड, 5/3 mr²। तो पैरेलल एक्सिस तरह से पता लग गया हमको। तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से दो स्पीयर दे आर रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट, 2 और 3। तो I2 और I3 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। वेरी गुड, कितनी आएगी, 5/3 mr²। तो I2 = I3 = 5/3 mr²। ये कहाँ से आया, तो ये यहां से आया। गुड। तो देयरफॉर Ix = I1 plus I2 plus I3। What is I1? 2/3 mr²। What is I2? 5/3 mr²। और what is I3? 5/3 mr²। तो 5/3 mr², 5/3 mr²। पक्का। तो बताओ, अभी आंसर बता दो। 2 और 5 और 5 12। तो 12 mr²/3, तो कितना, तो 4 mr² है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। डन, दैट्स इट फॉर टुडे।